आज की तेज रफ्तार दुनिया में कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान केंद्रित करना मतलब फोकस कर पाना ये लगभग एक सुपर पावर जैसा हो गया है। हमारा ध्यान तो जैसे लगातार बढ़ता रहता है, कभी ईमेल, कभी सोशल मीडिया फीड्स, फिर मीटिंग्स और वो अनगिनत नोटिफिकेशंस तो हैं ही। ऐसा लगता है कि हम हमेशा व्यस्त हैं, किसी न किसी चीज़ में उलझे हुए। लेकिन दिन के आखिर में सवाल वही रहता है, क्या हम वाकई कुछ ज़रूरी, कुछ महत्वपूर्ण कर पा रहे हैं? आज हम काम करने के एक ऐसे तरीके पर, एक दृष्टिकोण पर बात करेंगे जो शायद इस चुनौती का सामना करने में हमारी मदद कर सकता है। इसे कैल न्यूपोर्ट जैसे विचारक डीप वर्क कहते हैं। गहन कार्य सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ उन कामों को करना जिनमें दिमागी मेहनत ज्यादा लगती है। ये वो पेशेवर गतिविधियां हैं जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को, मतलब सोचने समझने की शक्ति को, उनकी सीमा तक धकेलती हैं। ये वो काम है जो सच में कुछ नया बनाते हैं, हमारे स्किल्स को सुधारते हैं और जिनकी नकल करना या कहें ऑटोमेट करना वो मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये उन कामों से अलग है जो हम अक्सर दिन भर करते रहते हाँ हैं। बिल्कुल, इसका ठीक उल्टा है शैलो वर्क। शैलो वर्क यानी वो काम जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल का जवाब देना या वो रूटीन मीटिंग्स में जाना, छोटे मोटे एडमिन काम निपटाना। ये अक्सर लॉजिस्टिकल होते हैं, इनमें गहरी सोच नहीं लगती। और समस्या ये है कि ये शैलो वर्क करना आसान लगता है ना? और इससे हमें लगता है कि हम व्यस्त हैं, भले ही हम कुछ खास हासिल न कर रहे हों। हाँ, और मुझे तो लगता है आजकल के माहौल में ये शैलो वर्क ही ज्यादा हावी होता जा रहा है। ऑफिस कल्चर ही शायद ऐसा बन गया है। यही यही चिंता की बात है। एक तरफ तो डीप वर्क मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी में आज के समय में इसकी कीमत, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। ऑटोमेशन और एआई के इस दौर में गहरी सोच और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही हमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनाती है। जो लोग इस स्किल को विकसित कर लेते हैं और इसे अपने काम का मुख्य हिस्सा बना पाते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा वैल्यू वाला काम कम समय में कर पाते हैं, बल्कि उन्हें अपने काम से ज्यादा संतुष्टि भी मिलती है। तो ये डीप वर्क करने की क्षमता ये तेजी से दुर्लभ और मूल्यवान होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सुपर पावर को, जैसा मैंने शुरू में कहा, इसे कैसे हासिल करें? कैसे हम अपनी एकाग्रता बढ़ाएं, भटकाव कम करें और डीप वर्क को अपनी आदत बनाएं? चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डीप वर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या ये सिर्फ उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, या इसके कुछ और गहरे फायदे भी हैं? नहीं, इसके फायदे सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं हैं। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ये उत्पादकता तो बढ़ाता ही है, आप कम समय में बेहतर क्वालिटी वाला काम कर पाते हैं। दूसरा, ये हमारे कौशल को, हमारे स्किल्स को तेजी से निखारता है। जब हम बिना भटकाव के ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम असल में सीख रहे होते हैं, अपनी मानसिक क्षमताओं को उनकी सीमा तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरा, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ये काम में संतुष्टि और उपलब्धि की एक गहरी भावना लाता है। जब आप किसी मुश्किल चीज पर ध्यान लगाकर उसे पूरा करते हैं, तो एक अलग ही संतोष मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, वो एहसास अलग होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि हमारा जीवन स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। तो गहराई से ध्यान केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में संतोषजनक होती है। ये हमारे काम और जीवन दोनों को ज्यादा सार्थक बना सकता है। एक तरह से कहें तो एक गहरा जीवन एक अच्छा जीवन है। ये बात तो सोचने वाली है। एक गहरा जीवन एक अच्छा जीवन है। लेकिन आजकल ये गहरा जीवन जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ध्यान भटकाने वाली चीजें तो जैसे हर तरफ से हम पर हमला कर रही हैं। वो लगातार आते ईमेल, सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रोलिंग, बैक टू बैक मीटिंग्स। कई बार तो लगता है कि ऑफिस कल्चर ही ऐसा बन गया है जहां लगातार उपलब्ध रहना, तुरंत जवाब देना, इसी को जरूरी समझा जाता है, भले उससे असली काम रुक जाए। ही नब्ज पकड़ी है। हम आसानी से शैलो वर्क की तरफ खींच जाते हैं क्योंकि वो आसान लगता है, उसमें ज्यादा दिमागी जोर नहीं लगता, और हाँ, वो हमें तुरंत कुछ पूरा करने का एक झूठा एहसास भी देता है। लेकिन एक और बड़ी और अक्सर अनदेखी समस्या है
जिसे मनोवैज्ञानिक अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेसिड्यू, ये क्या चीज है? मैंने पहले ही सुना। इसका मतलब है कि जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं, खासकर जल्दी-जल्दी स्विच करते हैं, तो हमारा ध्यान तुरंत पूरी तरह से नए काम पर नहीं लगता। कुछ हिस्सा पिछले काम पर, या उस ईमेल पर जो हमने भी देखा, या उस नोटिफिकेशन पर जो अभी-अभी आया, उस पर अटका रहता है। अच्छा। ये जो बचा हुआ ध्यान है, ये अवशेष, ये हमारी एकाग्रता को कमजोर करता है और अगले काम में हमारे प्रदर्शन को गिरा देता है। सोचिए, आप किसी जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और बीच में बस 2 मिनट के लिए ईमेल चेक कर लेते हैं। वापस रिपोर्ट पर आने के बाद भी आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उन ईमेल्स के बारे में सोच रहा होता है। इससे आपकी गहराई कम हो जाती है। हाँ, ये तो मैं खुद महसूस करता हूँ। एक मीटिंग से निकलकर तुरंत किसी और चीज पर फोकस करना कितना मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया तो है ही। ऐसा लगता है कि वो डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हम उनके आदी हो जाएं, बार बार उन्हें चेक करते रहें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई दूसरी एप्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही हमारे ध्यान को, हमारी अटेंशन को पकड़ने और उसे विज्ञापनदाताओं को बेचने पर आधारित है। उन्हें जानबूझकर व्यसनी बनाया जाता है। वो अंतहीन स्क्रॉल, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, ये सब डोपामाइन हिट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि हम बार बार वापस आते रहें। ये सब मिलकर एक डिजिटल अव्यवस्था, मतलब डिजिटल क्लटर पैदा करते हैं, जो सिर्फ हमारे ध्यान को बिखेरता है, बल्कि एक तरह का लगातार बना रहने वाला तनाव भी पैदा करता है। ये लगातार क्लिक और स्क्रॉल करने की आदत कहीं ना कहीं एक चिंता पैदा करती है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो अगर समस्या भटकाव है, अटेंशन रेजिड्यू है, ये डिजिटल अव्यवस्था है, तो समाधान क्या है? मैंने सुना है टाइम ब्लॉकिंग नाम की कोई तकनीक है। ये क्या है और क्या ये सच में काम करती है? हर मिनट की योजना बनाना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? हाँ, सुनने में ये थोड़ा सख्त लग सकता है, मैं मानती हूँ। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग अपने समय पर नियंत्रण पाने की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसका मूल विचार बहुत सरल है। अपने दिन के हर घंटे या हर मिनट को पहले से ही किसी खास काम या गतिविधि के लिए निर्धारित करना। जैसे कैल न्यूपोर्ट इसे अपनी नोटबुक में करते थे। हर घंटे के लिए लाइनें खींचकर फिर उन घंटों को काम के ब्लॉक में बांटना। जैसे सुबह 9 से 10:30 रिपोर्ट लिखना, फिर 10:30 से 11 ईमेल चेक करना, 11 से 12:30 प्रोजेक्ट एक्स पर रिसर्च। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप जानबूझकर तय कर रहे हैं कि आपका समय कहाँ जाएगा, बजाय इसके कि दिन आपको जहां ले जाए आप वहां बहते चले जाएं। ये सुनिश्चित करता है कि जरूरी गहरे कामों के लिए समय निकले। लेकिन क्या ये सच में उत्पादकता बढ़ाता है? मतलब इतनी बारीक योजना बनाने से कहीं हम योजना बनाने में ही तो ज्यादा समय नहीं गंवा देंगे? और क्या ये उन लोगों के लिए व्यवहारिक है जिनकी नौकरी में मतलब लगातार अप्रत्याशित चीजें आती रहती हैं, जैसे अचानक क्लाइंट कॉल्स आ गई या टीम के जरूरी सवाल? ये असल दुनिया में काम करता है या ये सिर्फ लेखकों और प्रोफेसरों जैसी भूमिकाओं के लिए है? ये बहुत वाजिब चिंताएं हैं, बिल्कुल। न्यूपोर्ट का अनुमान है कि टाइम ब्लॉकिंग के साथ 40 घंटे का काम बिना किसी संरचना के 60 से ज्यादा घंटों के काम के बराबर आउटपुट दे सकता है। अरे वाह! ये बड़ा दावा है, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि जब आप जानबूझकर योजना बनाते हैं तो आप शैलो वर्क और भटकाव के लिए कम जगह छोड़ते हैं। और रही बात अप्रत्याशित कामों की, जिन्हें हम रिएक्टिव वर्क कहते हैं, तो उनके लिए भी समय ब्लॉक किया जा सकता है। आप दिन में कुछ ओवरफ्लो या रिएक्टिव ब्लॉक रख सकते हैं, जहां आप इन अचानक आई चीजों को निपटा सकें। और अगर उस ब्लॉक में कोई रिएक्टिव काम नहीं आता, तो आप उसे किसी और शैलो काम या ब्रेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तरीका हो सकता है। हाँ, और जहां तक रचनात्मकता की बात है, कई लोग मानते हैं कि संरचना रचनात्मकता को मार देती है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। जब आप डीप वर्क के लिए निश्चित समय ब्लॉक करते हैं, तो आप अपने दिमाग को संकेत देते हैं कि अब गहराई से सोचने का समय है। ये अनिश्चितता का तनाव कम करता है कि मुझे कब समय मिलेगा, और असल में रचनात्मकता को पनपने के लिए जगह बनाता है। कई मशहूर रचनात्मक लोग, लेखक, कलाकार, वो बहुत अनुशासित दिनचर्या का पालन करते थे। और समय का अनुमान लगाने के लिए शुरू में थोड़ा ज्यादा समय रखना बेहतर है। आप कुछ दिनों तक ट्रैक कर सकते हैं कि किस काम में वास्तव में कितना समय लगता है, और फिर अपने ब्लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना भी मदद करता है। और सबसे जरूरी बात है लचीलापन। दिन कभी भी योजना के अनुसार 100% नहीं चलता। अगर कुछ जरूरी आ जाता है, तो आप अपने ब्लॉक को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। कुंजी
कठोरता नहीं बल्कि इरादा है। इरादा ये कि आपका समय आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार बीते। ठीक है, तो टाइम ब्लॉकिंग एक शक्तिशाली रणनीति है अपने समय को नियंत्रित करने की अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार। लेकिन सिर्फ समय ब्लॉक कर लेना काफी नहीं होगा। हमें उस ब्लॉक के दौरान ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी तो चाहिए। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट ने कुछ नियम या सिद्धांत भी बताए हैं, है ना? डीप वर्क के नियम। हाँ बिल्कुल। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में 4 मुख्य नियम बताए हैं जो हमें डीप वर्क को आदत बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं बल्कि मानसिकता में बदलाव लाने के तरीके हैं। पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। इसका मतलब है अपने डीप वर्क की आदत के इर्द गिर्द कुछ रस्में और दिनचर्या बनाना। आपको तय करना होगा कि आप किस तरह का डीप वर्क शेड्यूल अपनाएंगे जो आपकी जीवन शैली और काम के अनुकूल हो। जैसे क्या आप मठवासी तरीका अपनाएंगे जहां आप लगभग पूरी तरह से भटकाव से कट जाते हैं? ये शायद हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये तो मुश्किल लगता है। या फिर द्विमोडल, जहां आप अपने समय को स्पष्ट रूप से डीप और शैलो अवधियों में बांटते हैं। जैसे कुछ दिन या हफ्ते सिर्फ डीप वर्क के लिए और बाकी समय सामान्य काम के लिए। या लयबद्ध, जो शायद सबसे आम है, जहां आप हर दिन नियमित रूप से डीप वर्क के ब्लॉक शेड्यूल करते हैं, जैसे रोज सुबह 90 मिनट बिना किसी भटकाव के। ये ज्यादा व्यवहारिक लगता है। हाँ, या फिर पत्रकारिता शैली, जो सबसे उन्नत है, जहां आप किसी भी खाली समय के ब्लॉक में तुरंत डीप वर्क मोड में जा सकते हैं। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। एक दिलचस्प बात यह है कि जब न्यूपोर्ट इन शैलियों को बताते हैं तो वो असल में ये कह रहे हैं कि गहन कार्य कोई एक बंधा हुआ तरीका नहीं है। ये आपकी परिस्थिति और आपके व्यक्तित्व के अनुसार ढाला जाने वाला सिद्धांत है। शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि आपको सही तरीका नहीं बल्कि आपके लिए सही तरीका खोजना होगा। और हाँ, इसके साथ ही एक शांत जगह चुनें और नियमित ब्रेक लेना न भूलें। ये अलग अलग शैलियां दिलचस्प हैं। ये दिखाती हैं कि हर किसी के लिए एक ही समाधान नहीं है, अपनी सहूलियत देखनी होगी। तो ये था पहला नियम, गहराई से काम करना। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम गहराई पे जोर देता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग भटकाव चाहता है। उस अंदरूनी खिंचाव से कैसे निपटें, खासकर जब बोरियत महसूस हो रही हो? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यही दूसरा नियम आता है, ऊब को स्वीकारें। आज के दौर में हम लगातार उत्तेजना स्टिमुलेशन के आदी हो गए हैं। जरा सी ऊब महसूस होती है या किसी काम में थोड़ा अटकते हैं तो तुरंत फोन उठा लेते हैं या कोई नई टैब खोल लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। एकाग्रता को प्रशिक्षित करने के लिए हमें इस लगातार भटकाव की इच्छा का विरोध करना सीखना होगा। जैसे एक एथलीट दर्द सहना सीखता है, वैसे ही हमें मानसिक बेचैनी सहना सीखना होगा। हाँ, और ये ऊब से बचने की कोशिश ही हमें बार बार फोन उठाने पर मजबूर करती है। तो इसका उपाय क्या है? इस बेचैनी को कैसे सहें? इसका एक तरीका है इंटरनेट का उपयोग शेड्यूल करना, ना कि जब मन चाहे तब करना। जैसे आप तय कर सकते हैं कि आप हर घंटे के अंत में 5 मिनट के लिए इंटरनेट देखेंगे या दिन में केवल 2-3 बार ईमेल और सोशल मीडिया चेक करेंगे। बीच के समय में आपको उस बेचैनी को, उस खिंचाव को सहना होगा। ध्यान का अभ्यास करना, जैसे किसी समस्या पर बिना भटकाव के गहराई से सोचना, भी मदद कर सकता है। कुछ लोग तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए ताश के पत्तों के एक डेक को क्रम से याद करने जैसी दिमागी कसरत भी करते हैं। अच्छा, मुख्य बात यह है कि एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित करने की, ट्रेन करने की जरूरत है। ठीक है। तो ऊब को स्वीकारना दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम शायद सोशल मीडिया से जुड़ा है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। बिल्कुल। तीसरा नियम है सोशल मीडिया छोड़ें या प्रबंधित करें। क्विट सोशल मीडिया। हमें इसकी एडिक्टिव नेचर को, इसकी व्यसनी प्रकृति को ईमानदारी से स्वीकारना होगा। ये प्लेटफॉर्म्स हमारे समय और ध्यान के बदले हमें जो मूल्य देते हैं, उसका हमें गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए। हर सोशल मीडिया टूल का ईमानदारी से लागत लाभ विश्लेषण करें। क्या इसके फायदे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए वाकई महत्वपूर्ण है? और क्या ये उन फायदों को पाने का सबसे अच्छा तरीका है या कोई कम ध्यान भटकाने वाला विकल्प मौजूद है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका उपयोग बहुत सीमित करें या पूरी तरह छोड़ दें।
मुद्दा ये नहीं है कि ये बेकार है, बल्कि ये है कि उन्हें जानबूझकर जितना संभव हो सके उतना व्यसनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपके सबसे कीमती संसाधन, आपके ध्यान को चुराता है। ये एक कड़ा कदम लग सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन शायद जरूरी है। और चौथा नियम वो शैलो वर्क को कम करने पर केंद्रित है, जिसकी वजह से डीप वर्क के लिए समय ही नहीं बचता। हाँ, चौथा नियम है शैलो वर्क कम करें। ड्रेन द शैलोज। हमें अपने काम में शैलो वर्क की मात्रा को पहचानना और उसे कम करने के तरीके खोजने होंगे। इसके लिए कई रणनीतियां हैं। पहली तो वही, अपने दिन की योजना बनाएं, हर मिनट को शेड्यूल करें, जैसा हमने टाइम ब्लॉकिंग में चर्चा की। इससे शैलो काम को घुसने की जगह कम मिलती है। ठीक है। दूसरा, अपने कामों की गहराई का आकलन करें। खुद से पूछें, इस काम को करने के लिए मेरी विशेषज्ञता कितनी जरूरी है? क्या इसे कोई कम अनुभवी व्यक्ति कर सकता है? या किसी नए स्नातक को बिना विशेष प्रशिक्षण के यह काम करने में कितना समय लगेगा? अगर जवाब कम समय है तो शायद ये शैलो वर्क है। ये अच्छा पैमाना है सोचने के लिए। तीसरा, अपने लिए काम खत्म करने का एक निश्चित समय रखें, जैसे शाम 5:30 बजे, और उसे सख्ती से पालन करने की कोशिश करें। इसे फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपने उपलब्ध समय में ज्यादा कुशल बने और गैर जरूरी कामों को ना कहें। और चौथा, अपनी उपलब्धता कम करें। लोगों को ये उम्मीद ना करने दें कि आप हर ईमेल या संदेश का तुरंत जवाब देंगे। स्पष्ट करें कि आप कब उपलब्ध होंगे और कब नहीं। शैलो काम अक्सर दूसरों की सुविधा के लिए होता है, अपनी प्रभावशीलता के लिए नहीं। ये कहना मुश्किल हो सकता है, खासकर हमारी संस्कृति में, लेकिन जरूरी है। ये 4 नियम, गहराई से काम करना, ऊब को स्वीकारना, सोशल मीडिया प्रबंधित करना और शैलो वर्क कम करना, ये डीप वर्क को आदत बनाने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे समग्र रिश्ते के बारे में भी है। और यहीं पर शायद डिजिटल मिनिमलिज्म का वो व्यापक विचार आता है। ये क्या है और ये डीप वर्क से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल, डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये हमें ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि कौन से डिजिटल उपकरण और उनसे जुड़ी आदतें हमारे जीवन में वास्तव में मूल्य जोड़ते हैं और कौन से सिर्फ शोर और तनाव बढ़ा रहे हैं। इसका मूल विश्वास ये है कि कम मूल्य वाले डिजिटल शोर को जानबूझकर और आक्रामक रूप से हटाने और उन उपकरणों के उपयोग को ऑप्टिमाइज करने से जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में काफी सुधार हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, बल्कि इसका सोच समझकर, इरादतन और उद्देश्यपूर्ण उपयोग है। और ये डीप वर्क का समर्थन करता है, क्योंकि ये उन भटकाओं को कम करता है जो गहन एकाग्रता में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये सिर्फ कुछ ऐप्स डिलीट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक मानसिकता। इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं? आपने कहा था कि ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। पहला, कम ज्यादा हो सकता है। लेस कैन बी मोर। ये क्लासिक 80-20 नियम जैसा है। अपनी सीमित समय और ध्यान को कम संख्या में उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन गतिविधियों पर केंद्रित करना शायद ज्यादा कुल मूल्य उत्पन्न कर सकता है, बजाय दर्जनों चीजों में थोड़ा थोड़ा उलझे रहने के। दूसरा, अपने मूल जीवन मूल्यों से शुरू करें। टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। पहले पहचानें कि आपके लिए जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, परिवार, स्वास्थ्य, रचनात्मकता, समुदाय। फिर पूछें कि क्या कोई डिजिटल उपकरण इन मूल्यों में महत्वपूर्ण और अनूठा योगदान देता है। महत्वपूर्ण और अनूठा, ये ध्यान रखने वाली बात है। सर्वोत्तम चुनें, सिर्फ अच्छा नहीं। अगर कोई टूल आपके मूल्यों का समर्थन करता भी है, तो पूछें, क्या ये उस मूल्य को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या कोई ऑफलाइन या कम ध्यान भटकाने वाला तरीका बेहतर होगा? उदाहरण के लिए, क्या फेसबुक ग्रुप सच में समुदाय बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, या स्थानीय क्लब में शामिल होना बेहतर है? ये सवाल पूछना जरूरी है। चौथा, डिजिटल अव्यवस्था तनावपूर्ण है। जैसे एक बिखरा हुआ कमरा तनाव पैदा करता है, वैसे ही बहुत सारी ऐप्स, अनतीन सूचनाएं और लगातार ऑनलाइन रहना भी एक मानसिक बोझ और तनाव पैदा करता है। इन्हें कम करने से शांति मिल सकती है। पांचवां, ध्यान दुर्लभ है, इसे अटेंशन इकोनॉमी से बचाएं। अरबों डॉलर उन कंपनियों में निवेश किए गए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य
आपके ध्यान को हाईजैक करना और उसे बेचना है। हमें इसे सचेत रूप से सुरक्षित रखना होगा, जैसे हम अपने पैसे या स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं। अटेंशन इकोनॉमी, हाँ। छठा, ऑनलाइन गतिविधियां चुनें जो ऑफलाइन जीवन को बेहतर बनाएं। हम डिजिटल दुनिया के लिए नहीं बने हैं। अक्सर सबसे ज्यादा फायदेमंद ऑनलाइन गतिविधियां वो होती हैं जो हमारे वास्तविक दुनिया के जीवन को बेहतर बनाती हैं। जैसे किसी शौक के लिए ऑनलाइन समुदाय ढूंढना और फिर उनसे वास्तविक जीवन में मिलना, या कोई नया कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना और फिर उसे लागू करना। और हाँ, वो फोमो वाली बात, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट या कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर। डिजिटल मिनिमलिज्म कहता है कि कुछ चूक जाना नकारात्मक नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट इज इररिलेवेंट। दुनिया में अनंत चीजें हैं जो मूल्य दे सकती हैं। हर चीज पर नजर रखना असंभव है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जिन चीजों को अपनाते हैं उनसे आपको कितना गहरा मूल्य मिल रहा है। ये सिद्धांत सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका देते हैं। टेक्नोलॉजी को अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करना, ना कि उसकी शर्तों पर जीना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और तार्किक लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? कुछ ठोस व्यवहारिक सुझाव क्या हो सकते हैं जिनसे शुरुआत की जा सके? निश्चित रूप से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरुआत छोटे व्यवहारिक कदमों से होती है। पहला कदम है पहचान और जागरूकता। सबसे पहले ईमानदारी से पहचानें कि आपका ध्यान सबसे ज्यादा क्या भटकाता है। क्या वो स्लैक नोटिफिकेशंस हैं, बार बार ईमेल चेक करने की आदत, इंस्टाग्राम या ट्विटर? कौन सी चीज आपको डीप वर्क से खींचकर शैलो जोन में ले जाती है? इसे पहचानना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ये जानना तो जरूरी है कि दुश्मन कौन है। बिल्कुल। दूसरा, छोटी शुरुआत करें। सीधे 4 घंटे के डीप वर्क ब्लॉक में कूदने की कोशिश शायद सफल न हो। 60 या 90 मिनट से कम के ब्लॉक से शुरू करें, या हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार डीप वर्क ब्लॉक रखें। धीरे धीरे अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बनाएं। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आदत डालनी होगी। इसमें कुछ आसान चीजें शामिल हो सकती हैं। काम करते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रखना या उसे डू नॉट डिस्टर्ब या फ्लाइट मोड पे डालना। वेबसाइट ब्लॉकर्स का उपयोग करना जो आपको ध्यान भटकाने वाली साइट से दूर रखते हैं। बिना लिरिक्स वाला संगीत सुनना, जैसे इंस्ट्रूमेंटल या एम्बियंट, जो बाहरी शोर को कम कर सकता है लेकिन आपके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित नहीं करता। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े काम आ सकते हैं। चौथा, संचार की अपेक्षाएं बदलें। अतुल्यकालिक संचार मतलब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें। अपनी टीम या सहकर्मियों के साथ ऐसी संस्कृति विकसित करने की कोशिश करें जहां तुरंत जवाब की उम्मीद न रखी जाए और न दी जाए जब तक कि सचमुच जरूरी ना हो। स्पष्ट करें कि आप ईमेल या संदेशों का जवाब दिन में कुछ निश्चित समय पर देंगे। इससे लगातार रुकावटें कम होती हैं जो डीप वर्क की दुश्मन है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऑफिस कल्चर में, पर कोशिश करनी चाहिए। या हर दिन की शुरुआत में तय करें कि आप किस महत्वपूर्ण कार्य या प्रोजेक्ट पर डीप वर्क करेंगे। पहचानें कि इस दौरान क्या भटकाव आ सकते हैं और उन्हें कैसे रोकेंगे। तय करें कि कब, दिन और समय और कहाँ शांत जगह आप ये काम करेंगे। इसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक करें। तो एक योजना बनाना जरूरी है। ये काफी ठोस और व्यवहारिक कदम लगते हैं। ऐसा लगता है कि शुरुआत करने के लिए थोड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन फिर आदतें हैं और ये संरचना ये इसे आसान बना सकती हैं। तो आज हमने डीप वर्क और डिजिटल मिनिमलिज्म की दुनिया में एक काफ़ी गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे एकाग्रता और जानबूझकर टेक्नोलॉजी का उपयोग न सिर्फ हमारी उत्पादकता और कौशल को बढ़ा सकता है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता और संतोष को भी बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। और मुख्य बात यह है कि डीप वर्क सिर्फ एक अच्छा विचार या इरादा नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है, एक स्किल है। और किसी भी कौशल की तरह इसे धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से विकसित करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय नियमित आदतें, रस्में और संरचनाएं बनाने के बारे में है, जो हमें बिना ज्यादा मानसिक जोर लगाए एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती हैं। वो संरचना विरोधाभासी रूप से स्वतंत्रता देती है, डीप वर्क करने की स्वतंत्रता। हाँ, ये समझना जरूरी है कि रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। इसमें समय लगेगा, प्रयोग करने होंगे और शायद कुछ असफलताएं भी होंगी रास्ते में, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल।
शायद सुनने वाले इस पर विचार कर सकते हैं अगले हफ्ते। ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव किया जा सकता है जिससे उनके डिजिटल जीवन में थोड़ा शोर कम हो और एकाग्र गहन काम के लिए थोड़ा ज्यादा समय और स्थान निकल पाए। शायद काम के पहले घंटे फोन को ड्रॉअर में रखना, या हफ्ते में सिर्फ एक बार 90 मिनट्स का डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल करना, या किसी एक सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन बंद करना। कोई भी एक छोटी सी चीज। ये एक अच्छा विचार है सोचने के लिए, एक छोटा कदम। तो इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता को वापस पाना इस शोर भरी भटकाव वाली दुनिया में भी संभव है। और ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने और शायद थोड़ा बेहतर जीने के बारे में है।